नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चुनावी राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। बात कर ले उत्तराखंड की, तो यहां सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल परिवारवाद की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। फायदा लेने के लिए सियासी दलों ने भी परिवारवाद को जब चाहा अपनाया और जब चाहा इस मुद्दे पर सियासत भी की। विरासत की इस सियासत के दम पर राजनीति कर रहे उत्तराधिकारियों की टिकट की चाहत को भी पूरा किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही टिकट परिवारवाद की छाया से अछूते नहीं रह पाए। इसके चलते दोनों पार्टियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रही है। खासकर जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात आती है तो बीजेपी गांधी परिवार को केंद्र में रखकर हमेशा कांग्रेस पर वार करती रही है। जबकि परिवारवाद की सख्त विरोधी रही बीजेपी ने कैंट विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को और कोटद्वार से पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को उम्मीदवार बनाया है। सविता कपूर को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने सहानुभूति का कार्ड तो चला, लेकिन टिकट के दूसरे दावेदार इसे परिवारवाद को प्रश्रय के देने के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने खानपुर सीट पर कुंवर प्रणव चैंपियन का टिकट काटकर उनकी पत्नी कुंवरानी देवयानी को प्रत्याशी बना दिया है। चैंपियन की सीट पर बेशक परिवारवाद को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनका मामला परिवारवाद के विरोध का एक बड़ा आधार बन गया है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर, बेटे संजीव आर्य को नैनीताल, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के बेटे नरेंद्र चंद को काशीपुर से उम्मीदवार बनाया है। जबकि हल्द्वानी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिया गया है और अब दोनों ही दलों में परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद के आप आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। हमने कहां पिता पुत्र को टिकट दिया? हमने कहां पिता पुत्री को टिकट दिया? एक भी ऐसा व्यक्ति आप बता दीजिए जहां हमने दो लोगों को परिवार से टिकट दिया। आदरणीय हरबंस कपूर की जो आप बात कर रहे हैं, स्वर्गीय हरबंस कपूर के निधन के बाद क्षेत्र की जनता की मांग थी और जनभावनाओं को देखते हुए उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया। परिवारवाद तो वो है कि एक ही परिवार से 3-3 टिकट दिया गया हो। आप देख लीजिए, हरीश रावत जी स्वयं लाल कुआं से लड़ रहे हैं और बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से लड़ा रहे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर से लड़ रहे हैं, बेटे को नैनीताल से लड़ा रहे हैं। तो ये परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक परिवार में एक टिकट दिया है और कांग्रेस ने अनेकों टिकट जो है परिवारवाद के उदाहरण को। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संगीता शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। संजय वर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और इनके अलावा वसी जैदी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजय वर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। बड़ा आप हमेशा हमलावर रहे हैं कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप को लेकर, लेकिन इससे आप भी अछूते नहीं है सर। इस बार जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया, भले ही आप ये कह दें कि हमने एक परिवार से एक ही को टिकट दिया है, लेकिन दिया तो एक ही परिवार से है ना सर। तो परिवारवाद का आरोप आप पर क्यों ना लगे? बात है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को हमने टिकट दिया। हमने एक सिद्धांत बनाया कि हम एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को हम टिकट देंगे और उसका हमने अक्षरशः पालन किया। वहीं आप दूसरी ओर देखिएगा, कांग्रेस में एक परिवार से 2 टिकट दिए जा रहे हैं, जिसमें यशपाल आर्य जी और उनका पुत्र संजीव आर्य, हरीश रावत जी उनकी बेटी अनुपमा, और इसी फेरिस्त में अब तीसरा नाम जो सामने आने जा रहा है वो हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गुसाई। जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर सीधा सीधा एक परिवारवाद का दशकों से एक साया रहा है और कांग्रेस पार्टी कभी परिवारवाद से बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के अंदर
सक्षम लोगों का एक बहुत बड़ा अभाव हो गया, किंतु ऐसा है नहीं। जिस तरह से गांधी परिवार लगातार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी। क्या गांधी ही गांधी के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है? मैं एक मेरा बड़ा प्रश्न ये है, जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्षों की बारी आती है तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में एक बार सीताराम केसरी जी आए थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे और वर्षों तक, बल्कि मैं कहूं तो दशकों तक उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन करते हुए, उस समय वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अपनी मंशा जाहिर करी। उसका परिणाम उनको ये भुगतना पड़ा कि जो उनकी वर्षों की पुरानी कांग्रेस के प्रति जो उनकी तपस्या और जो उनका समर्पण था, उसको कांग्रेस ने बिल्कुल धत्ता बताते हुए उनके सारे वस्त्र तक फाड़ दिए, उनको इतना जबरदस्त निर्लज किया, उनको अपनी इज्जत बचाकर एक अंग वस्त्र में उस कार्यालय से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो ये कांग्रेस का दलित प्रेम है और इस दलित प्रेम का एक ताजा उदाहरण अभी जो कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश रावत जी पर कि उन्होंने सरकार में रहते हुए, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा और मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया। तो ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा जो भेद है कांग्रेस का, बोलती कुछ है करती कुछ है। दलित उत्पीड़न का बहुत बड़ा मामला है और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पूरी तरह से दलित विरोधी है। तीसरी बात, आपने कैंट विधानसभा से आपने एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तराखंड मूवमेंट के एक हत्यारोपी को कैंट विधानसभा से टिकट दिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस उत्तराखंड विरोधी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड मूवमेंट के एक जो एक्टिविस्ट था उसके ऊपर जो गोली चलाने के बहुत निराधार आरोप आप लगा रहे हैं। वो कोर्ट में 17 साल तक इस बात को प्रताड़ित करने 22 दिन बरी हो चुके हैं। ऐसे आप इस तरह का भाजपा इतनी घटिया राजनीति करेगी, मैं भाजपा इतनी घटिया राजनीति करेगी, मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। संजीव वर्मा जी आप दूसरे मेहमानों का रुख करने दीजिए। जैदी साहब आ रही हूँ मैं, एक एक करके बात करेंगे सर, एक साथ नहीं बात करेंगे प्लीज। कोर्ट से 22 बरी हो चुका हो, आप उसके ऊपर इस तरह का निराधार और आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, आरोपों की झड़ियां आपके पास भी कम नहीं होती हैं, अब आप बोल लीजिए, लेकिन परिवारवाद के ऊपर जरूर एक रिएक्शन दीजिएगा। संजीव जी आपका समय समाप्त हुआ सर, अब एक एक रिएक्शन मुझे मेहमानों से लेने दीजिए, तब जाकर आप बहस शुरू कीजिएगा। जैदी साहब, हमेशा परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, एक बार फिर से इन्हीं आरोपों को आपने आगे बढ़ा दिया है। बतेरे उदाहरण अभी आपको संजीव वर्मा जी ने दे दिए कि किस तरीके से एक ही परिवार से दो लोगों को टिकट मिला है। संजीव वर्मा जी को मैं याद दिलाता हूं, संजीव वर्मा जी जो नेहरू गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिलाता हूं, सीताराम केसरी जी पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद अध्यक्ष रहे थे हमारे, और सीताराम केसरी जी के बाद जो एक सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ पर, कार्यकारिणी का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, और उसके बाद वहाँ पर सोनिया गांधी जी निर्वाचित हुई थी। आप इस तरह किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और जैसे कि आप दलित विरोधी की बात करें, दलित विरोधी हमने आपका रूप देख लिया पंजाब में, किस तरह आपने एक दलित के साथ जो आपका व्यवहार रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा व्यवहार पूरे देश में देखा है, और आरोपवाद आप हमारे पर लगाते परिवारवाद का। मैं आपको 10 उदाहरण गिना सकता हूँ। रमन सिंह जी के बेटे हैं अभिषेक सिंह जी, वो सांसद है छत्तीसगढ़ से। दुष्यंत राजे हैं वसुंधरा राजे के बेटे, वसुंधरा राजे जी भी सांसद है, दुष्यंत राजे भी सांसद हैं। प्रेम कुमार धूमल जी के एक बेटे हैं, उनका नाम अनुराग ठाकुर है, वो सांसद भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। उनके छोटे भाई बीसीसीआई में सह सचिव हैं।
आपको मैं याद दिलाता हूँ, भरत सिंह रावत जिस चीज को लेकर नाराज थे, आपने उनके नाराजगी को ही दूर करने का काम किया है क्या सर? उनकी बहू को टिकट दिया गया, क्या आप इसे परिवारवाद के अंतर्गत नहीं मानते? जैदी साहब जवाब दीजिए सर। एक परिवार से, चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं सबसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अभी उत्तराखंड में आप लोगों ने किया, क्या उसे आप परिवारवाद के अंतर्गत नहीं मानते? भरत सिंह रावत की बहू को टिकट देना, हरीश रावत की बेटी को टिकट देना, यशपाल आर्य के बेटे को टिकट देना। बहू अनुकीर्ति गोसाई हमेशा समाज सेवा में आगे रही है। अनुकीर्ति गोसाई जी कई सालों से राज्य गवर्नमेंट में समाज सेवा कर रही है, और आप क्या आपका और कोई कार्यकर्ता सेवा नहीं कर रहा है उससे, वहाँ उस क्षेत्र से सेवा कर रहे हैं? पार्टी हमेशा वो देखती है जो कि वहाँ पर जीत का आधार तय करता है। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। अनुपमा जी का इन्होंने नाम लिया। अनुपमा जी राष्ट्रीय महासचिव है महिला कांग्रेस के अंदर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव है। 15 साल से वो टिकट की मांग कर रही है। क्या आप किसी भी एक व्यक्ति का टिकट इसलिए काट सकते हैं कि वो उसका परिवार पहले से ही राजनीति के अंदर है? अगर आप अनुकीर्ति गोसाई जी, अनुपमा रावत जी की बात करेंगे या संजीव आर्य जी की बात करेंगे, सुमित चित्रेश की बात करेंगे, वो भी दे देंगे अभी। क्या वो कार्यकर्ता नहीं है? क्या आप मेरी बात सुनिए? भारतीय जनता पार्टी भी दे देगी। इस हिसाब से तो ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड में कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं हो रही। क्या अगर आप किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का या महिला का टिकट क्या इसलिए काट सकते हैं कि उसका परिवार राजनीति में, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के जन भावना को मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, समाज के हर वर्ग हर क्षेत्र के साथ खड़ा है, तो क्या उसका टिकट इसलिए कर सकता है कि वो एक परिवारवाद से का हिस्सा है? अनुपमा जी 15 साल से टिकट मांग रही थी, 15 साल से वो टिकट मांग रही थी। 2017 में उनका टिकट करे क्योंकि हरीश रावत की बेटी है, 2012 में उनका टिकट करे क्योंकि हरीश रावत की बेटी है। अगर कोई कार्यकर्ता एक परिवारवाद का हिस्सा है, अगर वो किसी परिवार का हिस्सा है और जनता के बीच में जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, जन भावनाओं को लेकर आगे बढ़ा है, तो मैं नहीं मानता कि परिवारवाद के लिए किसी का टिकट करना चाहिए। पल्लवी जी, चलिए आप नहीं मानते कि परिवारवाद के लिए किसी का टिकट करना चाहिए, तो ये बात अपने नेताओं को जाकर समझाइए ना। क्यों इस समय असंतोष के सुर पनप रहे हैं? क्यों आपके कई प्रत्याशी निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं? मुझे समझा रहे हैं, तो ये बात अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को भी समझाइए सर, कि किसी का टिकट सिर्फ इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि वो परिवारवाद के अंतर्गत आता है। ये बात आपको अपने नेताओं को समझानी पड़ेगी, ताकि वोट कटवा की स्थिति में आपके ही कार्यकर्ता और नेता ना आ जाएं। संगीता शर्मा जी, एक सीट पर बहुत सारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं। ठीक है सर, रिएक्शन ले लेती हूँ संगीता जी से, उसके बाद लौट रही हूँ आपके पास। संगीता शर्मा जी, परिवारवाद से भले ही अभी आप लोग ना जूझ रहे हो, लेकिन अंतर कलह आपके यहाँ पर भी कमी नहीं है। कल किस तरीके से विकासनगर जिला अध्यक्ष का वीडियो सामने आया, उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, आपके 107 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, ये चीजें किसी से छिपी नहीं है। पहले तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस ये स्टेटमेंट खुद देती है और खुद कहती है कि एक परिवार से एक को टिकट, एक परिवार से एक को टिकट दिया जाएगा। किसका स्टेटमेंट देखा है? रिएक्शन आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके बात। और उसके बाद एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया जाता है, और ये कह रहे हैं कि अनुपमा रावत जी पिछले 3 बार से टिकट मांग रही थी, तो सरिता आर्या जी भी तो आप ही की पार्टी की थी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, तो आपको उनको नगर पालिका चेयरमैन बनाया। सरिता आर्या जी को हमने 2012 में टिकट दिया। सरिता आर्या जी 2012 में कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बनी थी, 2017 में हारी है वो। आप नहीं, आप सरिता आर्या जी की पैरवी कर रहे हैं। सरिता आर्या जी को पहली बार टिकट नहीं मांग रही थी। एक एक करके बात कर लें सर, एक एक करके कर लेते हैं ताकि आवाज आ जाए। बात सुन लीजिए, बताइए। देखिए, जो ये परिवारवाद की राजनीति है किसी भी पार्टी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता काम करता है उसके साथ एक नाइंसाफी है, क्योंकि परिवारवाद के चलते जो उनके बच्चे हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जो एक कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो इस परिवारवाद की राजनीति की तो खिलाफत करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। परिवारवाद को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं में मायूसी पैदा करता है। अगर हम काशीपुर को देखें तो वहाँ 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया क्योंकि त्रिलोक सिंह चीमा जी को टिकट दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कार्यकर्ता पार्टी के अंदर होते। तो ये परिवारवाद जो उपज रहा है और जिसकी वजह से अंतरकलह ज्यादा हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हर पार्टी को ये सोचना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। दूसरी चीज, जनता इस चीज की ओर ध्यान दे कि अब उसे किसके साथ जाना है। कहीं ना कहीं जनता जो है, जब परिवारवाद
वालों को ही वोट करती है और वो जीत करके आगे जाते हैं, तो वो आगे जाते रहते हैं और कहीं ना कहीं विकास रुक जाता है, क्योंकि विकास की राजनीति खत्म होकर बस नेता अपने आप को बढ़ाने का काम करते हैं और उनका कद बढ़ता जाता है और विकास की राजनीति बहुत पीछे छूट जाती है। तो इन सब में सभी लोगों को सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी वो चीजें, विकास की राजनीति एक हो पाएगी और एक निष्पक्ष राजनीति चल पाएगी। और जो आप विधानसभा की बात कर रही है विकास नगर की, तो देखिए उनके इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वरना मैं आपको स्पष्ट अभी बता देती। लेकिन जो भी हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा, इसीलिए वो छोड़ करके गए हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को लेकर बैठी है संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर आप चैनल पर बैठी हैं और ये कह रही है कि मुझे जानकारी नहीं है इतने बड़े घटनाक्रम की, और आप चाहते हैं कि हम आपकी इस बात पर विश्वास कर ले, तो फिर इतना जिम्मेदारी वाला पद आपने क्यों संभाला हुआ है? आपको ये नहीं पता कि 107 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया? ये आपको छोटी घटना लग रही है आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी, ये मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर जाता है तो वो छोटी घटना है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बात ऐसा नहीं है कि पार्टी, उन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने क्यों इस्तीफा दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर वो बहुत ज्यादा इस मंशा से आए हैं कि सिर्फ टिकट मिलने तक ही उन्हें पार्टी में रहना है, तो ये सोच करके तो कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल नहीं चल सकता। जिस तरह से हरक सिंह रावत जी केवल टिकट के लालच में पहले बीजेपी में चले गए और फिर कांग्रेस में, संजीव आर्या जी और यशपाल आर्या जी, तो जो इस तरह के कार्य करते हैं लोग, आम आदमी पार्टी अपना जनाधार देखे, संगीता जी, आम आदमी पार्टी अपना जनाधार देखे। आप पहली बार में चुनाव लड़ रहे हो यहाँ पर, आदमी पार्टी और आपके जो कार्यकर्ता और जो नेता आपने जो वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप किस तरह परिवारवादी उससे वो कार्यकर्ताओं की बात कर सकते हो? आपके अनंतराम चौहान जी छोड़कर गए, आपके यहाँ पर सुबर्धन शाह जी छोड़कर गए, आपके अभी 160 कार्यकर्ताओं ने विकास नगर में कल इस्तीफा दिया। आपके कितने कार्यकर्ताओं को छोड़ गए? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस भाजपा पर, आप अगर अपना वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं संगीता जी, तो आप एक बार अपने घर में देखिए, आप अपने घर में अपने कार्यकर्ताओं को देखिए, अपने मुद्दों को देखिए जिन्हें लेकर आप दीदी अपना घर हम देख रहे हैं और हम जनता के मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। आप हरक सिंह रावत जी की फिक्र मत कीजिए, आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस की और हरक सिंह रावत जी की फिक्र मत कीजिए। हरक सिंह रावत जी को और कांग्रेस को जनता को देख लेगी, पार्टी में आएगा वो, आम आदमी पार्टी को भी जनता देख लेगी। एक एक करके बात कर लेते हैं। बात सुनिए संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, सवाल ये है कि आप अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो बचे हुए हैं कब जारी करेंगे? आप इंतजार कर रहे हैं कि उनके बागी नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल करा पाएं? हमारे सारी लिस्ट जारी हो चुकी है, केवल 3 विधानसभा छूटी हुई है। आज भी हमने एक लिस्ट जारी की है और हमारे केवल 3 लिस्ट। आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि उनके यहाँ से बड़े नेता जो कि बागी हो चुके हैं वो आपकी पार्टी में आ जाएं, तब जाकर आपका कुछ थोड़ा बहुत बंटाधार हो पाएगा? हम अगर ऐसा इंतजार करते तो 51 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी ना उतारते। अगर हमें इंतजार ही करना होता तो कि उनकी पार्टी से आएंगे, तो हम अपनी लिस्ट सबसे लास्ट में निकालते कि जब कांग्रेस और बीजेपी से आ जाते हम तब रख लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे पहले निकाली है और आज भी हम अपनी एक लिस्ट निकाल चुके हैं। हमारे केवल 3 विधानसभा सीटें बची हैं, बाकी हमारे सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चलिए, यानी कि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आप बीजेपी या फिर कांग्रेस के जो बागी नेता हैं, जो नाराज नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लें। संजीव वर्मा जी, किस तरीके से मनाइएगा? इतने लोग आपसे नाराज होते चले हैं और ये तो नया उदाहरण है सविता कपूर का कि आपके आला कमान तक को शिकायत भेजी गई है, परिवारवाद का आरोप लगाया गया है। पल्लवी जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, एक परिवार से एक टिकट, एक परिवार से एक टिकट, क्योंकि आपने जिस तरह सविता कपूर जी का एक उदाहरण रखने का प्रयास किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय स्वर्गीय हरवंश कपूर जी हमारे 8 बार के विधायक हैं और एक लोकप्रिय विधायक रहे हैं, थे 8 बार के लोकप्रिय विधायक थे और जनता के प्रति उनका एक जबरदस्त जुड़ाव है और जनता की और कार्यकर्ताओं की जो मांग थी कि उन्हीं के परिवार से टिकट दिया जाए,
तो कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी पत्नी को हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और जो कार्यकर्ताओं का एक जनभावना है उसका भी हमने सम्मान किया। लेकिन एक परिवार से एक व्यक्ति कांग्रेस की तरह से एक परिवार से हमने दो लोगों को, तीन लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया। इस चीज का कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जो सेकंड लिस्ट थी उसके अंदर 6 लोगों में परिवर्तन कर दिया, और तो और अपने जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनकी सीट को बदलने का काम कर दिया। अपने संचालन समिति के जो आपके अध्यक्ष हैं हरीश रावत जी, उनकी सीट को बदलने का काम कर दिया। तो और जिस तरह से एक बड़ा आरोप आपके रंजीत रावत जी ने, जो रामनगर सीट से लगातार पिछले 5 वर्ष से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कल बयान दिया कि या तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या मेरी सीट से हरीश रावत जी को हटाया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी एक बड़ा आरोप लगाया हरीश रावत जी के ऊपर कि अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो क्या 70 सीटों में एक रामनगर सीट की देहरादून कैंट विधानसभा सीट से सविता कपूर को हटाने की मांग नहीं उठ रही है? क्या पुनर्विचार के लिए नहीं बोला जा रहा है? आप कांग्रेस के ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप अपने परिवार में झांक कर देख रहे हैं? संजीव जी, क्या चल रहा है? विनय गोयल, मुन्नी देवी शाह, मैखुरी साहब, कितने नाम बताऊं मैं आपको जो इस समय नाराज चल रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनुशासित पार्टी है। दिख रहा है आपका अनुशासन? बिल्कुल देखिए, पूरी तरह अनुशासित पार्टी है। कांग्रेस की तरह रामनगर सड़कों के ऊपर नहीं है। कांग्रेस की तरह हम लोग सड़कों पर नहीं लड़ते। जिस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता मुन्नी देवी शाह का बयान सुना था सर आपने, या फिर अब आप भी संगीता जी की तरह कह देंगे मुझे जानकारी नहीं? अभी आप बता रहे तो मुझे जानकारी हो गई। उनका बयान सुना था, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है। पल्लवी जी देखिए, मैंने कहा जब किसी का टिकट कटता है या कोई आस में होता है और उसकी आस पूरी नहीं होती तो उसके मन में कुछ आक्रोश होता है, और वो आक्रोशवश और एक हताशावश कई बार ऐसे अनर्गल बयानबाजी भी कर देता है। और उनके बयानों में किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है, दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं है। और हमारे पार्टी की जो वरिष्ठ गण है, वरिष्ठ नेता है, इस तरह के कुछ जो कार्यकर्ता जो पार्टी की एक प्रत्याशा में थे कि हमको भी से टिकट मिल सकता है, और अगर कुछ लोग इस तरह से नाराज हैं, वैसे तो मैं सोचता हूँ कि अधिकतर बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के जो लोग थे वो पार्टी के नेताओं के समझाने बुझाने के बाद काम में लग गए हैं। एक आध कोई मैं सोचता हूँ एक आध कोई नेता इस तरह के अभी शेष होंगे जो अभी थोड़ी सी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और अपनी नाराजगी का त्याग करते हुए पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1-2 दिन बाद आप देखिएगा कमल को जिताने के लिए वो लोग सबसे पहले झंडा उठा के आगे बढ़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमने 60 प्लस का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है, हमने उसको अचीव करना है। ये कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी नहीं है जो सड़कों पर लड़ती है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और अनुशासन का एक जबरदस्त उदाहरण। आपके यहाँ से बयान आ रहे हैं तो वो आक्रोश में दिए हुए बयान है, हताशा में दिए हुए बयान है। अगर वो बयान दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो अनुशासनहीन पार्टी है। ये कौन से नियम पे चलते हैं सर आप लोग? पल्लवी जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में जब बड़े नेता आपस में बैठते हैं और किसी बात का एक समाधान निकालने का प्रयास करते हैं
तो सभी चलिए मैं जानूंगी, मैं आपसे सीट दर सीट जानूंगी कि कौन सी सीट पे आपने किस तरह का समाधान निकाला। एक बार रुक कर लेते हैं जैदी साहब का। सर, एक परिवार से एक टिकट, क्या ये नियम कांग्रेस पार्टी में कभी लागू नहीं हो पाएगा? नहीं, सवाल ये नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो परिवारवाद के कार्यकर्ता होते हैं, जो बेटा या बेटी या किसी के बहू या भतीजे होते हैं, अगर वो कार्यकर्ता चुनाव मैदान में तैयारी कर रहे हैं तो वो कार्यकर्ता से ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर होता है। आप पल्लवी जी चीज को समझिए, अगर कोई परिवार से है तो उसके ऊपर प्रेशर ये भी है कि उसे बार बार पॉइंट आउट किया जाएगा कि आप फला के बेटे और फला की बेटी हो आप। उसके बाद वो लोग मैदान में तैयारी करते हैं, कई कई साल तक तैयारी करते हैं। हरीश रावत जी के 3 बच्चे तैयारी कर रहे थे, एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, बार बार उन्हें पॉइंट आउट किया था कि आप हरीश रावत के बेटे हैं, आपके पिताजी भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ोगे, ऐसे कैसे संभव है? तो जो परिवारवाद के बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, उन्हें ज्यादा अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। और जैसे कि हमारे साथी रामनगर की चिंता कर रहे थे, आप रामनगर की चिंता मत कीजिए, आपके जो वहां पर विधायक है दीपान सिंह बिजी सबसे कमजोर विधायक है 70 विधायकों में। उसके बाद आज आप भारतीय जनता पार्टी रामनगर की चिंता कर रही है, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी वहां पर होगा, वो प्रत्याशी वहां पर सबसे बड़े मार्जिन से वहां पर जीत दर्ज करेगा। और हरीश रावत जी की आप चिंता मत कीजिए, हरीश रावत जी लाल कुआं में जाए, रामनगर में जाए, हरिद्वार में आए या देहरादून में आए, वो पूरे प्रदेश के बेटे हैं, एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें पूरे प्रदेश की विधानसभा सीट आप लड़ा लो, वो जीतने का दम रखते हैं। वो आपके नेताओं की तरह नहीं कि पुष्कर सिंह धामी जी बार बार मना करते रहे आखिर दम तक कि मुझे आप खटीमा मत उतारिए, मुझे कोई और सीट दे दीजिए, खटीमा मेरे लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बार बार पार्टी ने उन्हें खटीमा के अंदर भेजा, आप बार बार टारगेट करते रहे डोईवाला के लिए, जितेंद्र रावत जी को आप बदलने का काम हरीश रावत जी ने किया है, हरीश रावत जी ने टिकट बदलने का काम किया अपनी सीट के लिए, उन्हें सुरक्षित दिखाई दी रामनगर की सीट, इसलिए रामनगर की सीट हरीश रावत जी को अपने लिए असुरक्षित दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अपने लिए सीट चेंज करी, इसलिए उन्होंने अपनी सीट चेंज करी, उन्हें हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी सीट चेंज करी। चुपचाप वर्मा जी, मैंने चुप होकर आपको सुना है, आपके एक आरोप को मैंने चुप होकर सुना है, आपने रामनगर में जो आरोप लगाए थे मैंने बिल्कुल चुप होकर सुने हैं। आप मेरे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको हकीकत दिखा रहा हूँ कि डोईवाला के अंदर से त्रिवेंद्र रावत जी को हाथ जोड़कर मना करना पड़ा है अपने हाईकमान का, मुझे चुनाव मैदान मत उतारिए, मैं सबसे कमजोर प्रत्याशी हूँ वहां पर। और कमजोर प्रत्याशी की वजह सूर्यदास झील को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया था त्रिवेंद्र रावत जी ने, आज उस सूर्यदास झील की जांच चल रही है और सतपाल महाराज जी जो सिंचाई मंत्री भी थे, वो सिंचाई मंत्री उसकी जांच कर रहे हैं, उसके अंदर घोटाला अभी तक सामने आ रहा है। उसके अलावा सोंग बांध परियोजना के ऊपर आप लोग काम कर रहे थे, 5 साल में सोंग बांध परियोजना के अंदर 250 परिवार विस्थापित होने थे, सब कुछ उसका हो चुका था। 250 परिवार विस्थापित करने के लिए 5 साल में आप एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके, आप 1 रुपए का काम नहीं कर सके सोंग बांध परियोजना के लिए। और जहां तक आप कैंट की बात कर रहे हो, कैंट के अंदर अनिल गोयल जी, जब आप राज्यसभा के अंदर जब उनका कोई वजूद नहीं होता तब आप उन्हें राज्यसभा भी भेजना चाहते हो, और जब उसके बाद राज्यसभा भेजने के लिए नंबर आता है तो उसके बाद आप नरेश बंसल जी को भेज देते हो, जब विधानसभा का नंबर आता है आप सविता कपूर जी को टिकट देते हो, आप अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हो और आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगाते हो। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे, कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है, वो मुद्दे तय करे। बात तो बताएं सर, ये आरोप ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, कांग्रेस भवन में जो बवाल काटा गया कांग्रेसी ही कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसे आप क्या कहेंगे? वो कौन सा प्रेम उमड़ रहा था आपका? कौन से कांग्रेस भवन में कौन सा बवाल काटा गया, आप मुझे बताइए। बहु अनुकृति गुसाई को टिकट देने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सर प्रदर्शन किया, कांग्रेस भवन में जमकर बवाल काटा। ये तस्वीरें अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगी। मुझे लग रहा है आज सारे प्रवक्ता रट के आए हैं, जिस बात पर हम गिर जाएं तो हम कह देंगे कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। पल्लवी जी, रघुवीर जी के जो कार्यकर्ता आए थे, कार्यकर्ता अपनी बात कैसे रखेगा आप मुझे बताइए। कोई भी कार्यकर्ता होगा, रघुवीर जी कार्यकर्ता थे जो लैंसी गांव से अपने साथियों के साथ आए थे, ये कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को कैसे रखेगा? कल वीरेंद्र पोखरियाल जी के साथ ही कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के अंदर आए थे, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को एक नारेबाजी के थ्रू रखेगा ना, नारेबाजी के जरिए अब अपनी बात रखी जाएगी कांग्रेस के अंदर। आप लोग अपनी ही चीजों में उलझे रहेंगे तो कब आप लोग उत्तराखंड का भला करेंगे? कोई जवाब देगा तीनों में से मुझे? विजय, मेरी बात सुनिए, उनकी नारेबाजी क्या थी? उनकी नारेबाजी थी रघुवीर बीच को कार्यकर्ता है, उन्हें लैंसी गांव से टिकट दीजिए। उनकी एक की भी नाराजगी नहीं थी कांग्रेस मुर्दाबाद।
आप मुझे दिखा दीजिए उनकी नाराजगी क्या थी। क्या मैंने मुर्दाबाद बोला? आप मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। लेकिन जो नाराजगी थी वो थी, मानिए इस बात को। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां नारेबाजी की। अनुकृति गुसाई को टिकट देने का विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, मानिए इस बात को। एक भी कार्यकर्ता ने कहा कि अनुकृति गुसाई मुर्दाबाद, हरक सिंह रावत मुर्दाबाद, किसी जलेबी की तरह बातें मेरे सामने मत घुमाइए। आप भी भली भांति सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, तो मुझे ये सब मत बोलिए कि किसने क्या बोला। वहां पर नारेबाजी हुई, अनुकृति गुसाई को टिकट देने से आपके कार्यकर्ता नाराज हुए, उन्होंने नारेबाजी की, मानिए इस बात को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रघुवीर सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो क्या आपके कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि हम अनुकृति गुसाई के समर्थन में प्रचार करेंगे? किसने बोला ऐसा? क्या वहां पर जिंदाबाद के नारे लगाए गए अनुकृति के पक्ष में? क्या खुशी जताई गई? इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप अंतर करने नहीं मानते? पल्लवी जी सबके कार्यकर्ता होते हैं, रघुवीर जी के कार्यकर्ता आए थे, अनुकृति गुसाई कार्यकर्ता नहीं आए थे। सबके अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं। आप चुनाव मैदान में जाते हो तो सबके अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं। वो रघुवीर जी के कार्यकर्ता रघुवीर जी जिंदाबाद के रहे थे, अपने कार्यकर्ता होते हैं, यानी कि आपकी पार्टी तो बुरी तरीके से धड़ों में बटी हुई है। सबके मतलब इंडिविजुअल प्रत्याशी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करते, आपके कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए काम करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आपके प्रत्याशियों के लिए आपके कार्यकर्ता काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करते। जुबान पर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जिंदाबाद का नारा था, जो वहां पर नारेबाजी लगा रहे थे। कह रहे हैं सर, मैंने नहीं बोला, आपने कहा कि सभी के अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, तो सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, मतलब कांग्रेस को जिताना ध्येय नहीं है, अपने प्रत्याशी को जिताना ध्येय है, कांग्रेस पार्टी को जिताना ध्येय नहीं है। आप खुद ही अपनी बातों में उलझ गए सर। जैदी साहब आप उलझ गए, आप उलझ गए, आप अपनी बात में उलझ गए, आपको समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है, करना क्या है। आप खुद उलझ गए जैदी साहब कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या प्रत्याशियों के कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद था, सबकी जबान पर कांग्रेस जिंदाबाद था वहाँ पर। अच्छा। सबकी जबान पर कांग्रेस जिंदाबाद था। चलिए, तो इसमें उलझने की बात ही नहीं है। सबके अपने कार्यकर्ता होते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। अरे जैदी साहब, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। गुस्सा थूकिए, ये मत कहिए कि पल्लवी जी सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती है। जो रघुवीर जी की भावनाएं लेकर आए थे और रघुवीर जी के साथ थे। मानिए तो सही, नाराजगी है सर, नाराजगी है, मानिए। हमारे यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। समाधान कैसे निकालेंगे? हमारे यहाँ पर एक गुट है कांग्रेस, हमारे यहाँ पर एक दल है कांग्रेस। आपको मालूम ही नहीं है समस्या क्या है सर, समाधान कैसे निकलेगा ये बताएंगे जरा। हमारे यहाँ पर समस्या जो होती है उसका समाधान निकलता है। जिसे आप समस्या बता रही हो समस्या नहीं है। समस्या क्या है बताएंगे? अपनी बात को कहने का कार्यकर्ताओं को पूरी तरह अधिकार, ये अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिया है उन्हें कि आप आइए अपनी बात को उठाइए। कैसे कोई अपनी बात को उठाएगा? ये आप मुझे बताइए, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को कैसे उठाएगा? आप लोगों के यहाँ से बहती है या बीजेपी के यहाँ से बहती है? मुझे जानना है। अनुशासन की गंगा किसके यहाँ से बह रही है? नारेबाजी, वो सारे नारेबाजी हमारे अपने घर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लग रही थी। अच्छा पल्लवी जी, सड़कों के ऊपर नहीं थी वो। बताएं संजीव जी, आप इस बात को समझिए, अनुशासन के दायरे में कोई कार्यकर्ता अपनी बात को उठाता है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, तभी तो आप मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पा रहे। अपनी बात को कोई कार्यकर्ता अगर अनुशासन के दायरे में उठाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अनुशासन के दायरे में कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हुए, अपने दल का सम्मान करते हुए आप अपनी बात को उठाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये क्राइटेरिया एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट की मांग करते हैं की जानी चाहिए कि वो अनुशासनहीनता ना लगे। ये फॉर्मेट में जरूर समझना चाहूंगी कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ कैसे नारेबाजी कर सकते हैं कि वो अनुशासनहीनता के दायरे में ना आए। संगीता शर्मा जी, अनुशासनहीनता के दायरे में वो नारेबाजी होती है जो कांग्रेस पार्टी को पॉइंट ऑफ करके नारेबाजी होती है। और भी मेहमान चल रहा है। अगर मैं रुद्रपुर की बात करूं तो वहां भाजपा में राजकुमार ठुकराल जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के विधायक। और वहीं से जो पूर्व उनके जिला अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और वो भी रुद्रपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टियों में बेइंतहा अंतर्कलह इस समय चल रहा है और उससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान भी है कि वो किस पार्टी को जिताए, किसके साथ जाए और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो उसका क्या हश्र होगा। हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले जाते हैं और फिर बीजेपी के अभी कांग्रेस में आ रहे हैं। हम किशोर उपाध्याय जी को ही देख लें
तो कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और वहां से उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो जो ये बार बार इस तरह का प्रकरण चल रहा है और खेल चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है और जो जनता की जरूरतें हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है और वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। 3 बार हम मुख्यमंत्री बदल देते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार ला करके। तो इस बार जनता को बहुत सोच करके वोट करना है कि उन्हें यही तो पार्टियां चाहिए जो लगातार नेताओं को बदल रही हैं और मुख्यमंत्रियों को बदल रही हैं और विकास के मुद्दों की बात नहीं कर रही हैं, अपने बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, कभी बेटी का टिकट कभी बहू का टिकट। या जनता एक ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहेगी जो मुद्दों की बात कर रही है, जनता ही उसके कार्यकर्ता है। हमारा यहाँ जनाधार नहीं है, लेकिन हम सारी यहाँ की जो जनता है जो आज परेशान है वही हमारा जनाधार है, वही हमारे कार्यकर्ता है। वो अपने लिए वोट करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, तो वो उसके लिए वोट करें और आम आदमी पार्टी के साथ आए। और नहीं तो इन दोनों पार्टियां जो आज तक करती आई हैं और 21 सालों में उत्तराखंड का हुआ है, आगे भी हमें वही देखने को मिलेगा। आपको अंदाजा है ना संगीता शर्मा जी कि उत्तराखंड के लिए तो ये भी बहाना नहीं बचेगा आप लोगों के पास कि एलजी हमारी फाइल नहीं बढ़ने दे रहे हैं या एलजी हमारी फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। जी, आपने दिल्ली के लिए आप बोल देते हैं, उपराज्यपाल पर डाल देते हैं सारी चीजें। यहाँ कौन सा उपराज्यपाल बैठा है? पल्लवी जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन तीसरी बार अगर अरविंद जी ने सरकार बनाई तो जब वो वोट मांगने गए उन्होंने यही कहा, अगर 2 बार मैंने काम किया हो तब आप तीसरी बार वोट दीजिएगा। और दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना और हम उत्तराखंड में भी यही कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका देके देखिए, अगर हम काम नहीं करते हैं अगली बार मत चुनिएगा। पता है आपने बिल्कुल सही बात कही। सुनिए संगीता जी, एक बड़ा अच्छा नारा केजरीवाल ने दिया विधानसभा चुनावों के समय दिल्ली में कि अच्छे बीते 5 साल फिर से एक बार केजरीवाल। लेकिन हर बार तो आप ये कह देते हैं कि हम अपना विकास नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी एलजी फाइल रोक देती है। या तो आपका नारा झूठ है या आपका ये दावा झूठ है कि एलजी आपकी फाइल रोक देते हैं। फिर कैसे 5 साल आप लोगों के अच्छे बीत जाते हैं जब आपको एलजी कुछ करने ही नहीं दे रहे वहां पर? पल्लवी जी, जो चीजें एलजी के थ्रू होनी है वो काम जरूर अटक सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ अरविंद जी के से काम होने हैं तो वो कौन सा काम नहीं हुआ? वहाँ शिक्षा में काम नहीं हुआ, आप तो गंगा की सफाई के लिए भी एलजी को बीच में ले आते हैं। नहीं हुआ, फ्री बस सेवा नहीं दी गई, तो वहाँ कौन से ऐसे काम है जो दिल्ली सरकार ने नहीं किए हैं? आप मुझे जरा आंकड़े देंगी? आप मुझे जरा आंकड़े देंगी? दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले आप लोगों की तरफ से? वादा कितने का किया गया? कितने नए स्कूल आप लोगों ने खोले? क्योंकि पुराने स्कूलों को रिनोवेट करवाकर आप लोग चला रहे हैं। उनको आप देख लीजिए। आप मुझे आंकड़ा दीजिए, मुझे आंकड़ा चाहिए। आप बैठिए ना प्रवक्ता बनके, तो आप बताएंगे तो सही। दिल्ली मॉडल लेकर आप पूरे देश में घूम रहे हैं, तो दिल्ली मॉडल के बारे में जानकारी तो होगी ना, तो वो जानकारी दीजिए। दिल्ली मॉडल लोगों ने देखा है, लेकिन उत्तराखंड में देवभूमि मॉडल पे ही काम होगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ में फर्क है। लेकिन यहाँ जो शिक्षा की जरूरतें हैं वो हर राज्य की है, जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं वो हर राज्य की हैं। ये ऐसे आधार परिस्थितियों के बारे में आप बात कर रही हैं, तो ये सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिए, मुद्दा हमारा परिवारवाद का था, लेकिन अभी आपने भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात की, तो अब आप समझिए और मुझे भी समझाइएगा। जिस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का आपने वादा किया है, आपको वहां की भौगोलिक परिस्थिति पता है कि किस तरह की वहां की भूमि है? अगर वहां पर स्थायी राजधानी बनाएंगे तो वहां पर स्थितियां क्या पैदा हो सकती है? समझाएंगे मुझे आप? अगर भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में इतनी जानकारी है तो बताइए। देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों की जाने दीजिए, दिल्ली को साइड कीजिए, हम देवभूमि मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ देवभूमि मॉडल चलेगा, तो इस मॉडल पर बात कीजिए। दो सरकारें रही, उन्होंने आज तक एक स्थायी राजधानी नहीं दी, तो आम आदमी पार्टी एक स्थायी राजधानी देगी कि आज हम देहरादून को राजधानी मान लेते हैं, कभी हम गैरसैंण को राजधानी मान लेते हैं। पहले दिल्ली संभालो यार अपनी, पहले आप लोग अपनी दिल्ली संभालिए, उसके बाद उत्तराखंड की तरफ जाइए। आपने दिल्ली का नाश कर दिया है पूरा, यमुना को पूरी झाग की फैक्ट्री बना दिया आप लोगों ने। आपने सुना हो तो अरविंद जी ने कहा है कि जब अब की बार वोट मांगा जाएगा यमुना आपको साफ मिलेगी। यमुना पर पूरा काम चल रहा है। पिछली बार भी यही कहा था यमुना साफ हो जाएगी। हर साल एक ही मुद्दा रखेंगे क्या? यमुना साफ हो जाएगी, शिक्षा बढ़ा देंगे। आप मुझे अभी तक आंकड़े नहीं दे पाई हैं संगीता शर्मा जी, आप मुझे अभी तक आंकड़े नहीं दे पाई हैं कि कितने नए स्कूल आपने दिल्ली में खोले। कौन से अस्पतालों की बात करते हैं आप लोग? मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति थी कोविड के टाइम पर? सबने देखा है। कौन से अस्पताल?
कौन सी स्वास्थ्य सुविधा, किसके बारे में बात कर रही है आम आदमी पार्टी? स्वास्थ्य सुविधा अगर किसी का चाहे बंद पड़ गए थे आपके मोहल्ला क्लिनिक, मैडम सारा इलाज दिल्ली सरकार फ्री हाथ जोड़े खड़े थे आपके अरविंद केजरीवाल केंद्र के सामने। स्वास्थ्य सुविधा देंगे ये उत्तराखंड में। अरे आप स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे, एक एक बेड पे दो मरीज पड़े हुए थे कोविड के समय पे, दो बस अगर एक आदमी सियासी, ठीक है एक एक करके बात करते हैं, दोनों एक साथ बोल रहे, दोनों की आवाज मिक्स हो रही है। उत्तराखंड को सियासी फुटबॉल मत बनाइए, विनती है यहाँ के विकास के बारे में सोचिए। पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है कोई समझना ही नहीं चाहता है, धार्मिक दृष्टि से ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का तो सर्वे में इतनी कम सीटें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सारा ध्यान अरविंद केजरीवाल का सिर्फ पंजाब पर है। कितनी बार आ गए वो यहाँ पर, आए कोविड पॉजिटिव हो गए चले गए, उसके बाद कोई ध्यान नहीं, उसके बाद नहीं जानते कि देवभूमि कौन है क्या है। कहां गए वो डोर टू डोर प्रचार करने आए यहाँ पर? डोर टू डोर मनीष जी खुद यहाँ प्रचार करने आए हैं। केजरीवाल के बारे में बात कर रही हूँ मैं, पंजाब घूम रहे हैं ना वो, गोवा घूम रहे हैं ना वो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तराखंड सबसे ज्यादा आए हैं, उनके 9 दौरे उत्तराखंड में हुए हैं। आपने कैसे कह दिया वो उत्तराखंड नहीं है? पंजाब के दौरे गिनती है आपको? पंजाब के दौरों की गिनती है आपको शर्मा जी? पंजाब के दौरों की गिनती है आपको या वो भी मुझे बताना पड़ेगा? सब जगह जाना पड़ेगा, जब 4 राज्य में चुनाव है वो सब जगह जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के कितने मंत्री आए आप उनसे तो पूछिए जरा, कितना डोर टू डोर किया? आपके पास एक ही चेहरा है, आपके पास एक ही चेहरा है केजरीवाल। आप केजरीवाल को ही तो हर जगह मॉडल बना के पेश करते हैं, तो उन्हीं पे तो सवाल पूछूंगी ना मैं किसका चेहरा लेकर आऊं? अरविंद केजरीवाल है ना आपके, अरविंद केजरीवाल है ना मैडम, अरविंद केजरीवाल को हीरो बना रखा है ना आपने, तो उनके बारे में ना पूछूं मैं आपसे कि कहाँ है वो? कर रहे हैं देखिए, केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक है तो नाम उनका ही आगे आएगा। तो फिर उनके बारे में जवाब देने से डरिए मत और पीछे मत हटिए, जवाब देना पड़ेगा। अगर वो और राज्यों में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आना पड़ेगा। पिछले 1 महीने से तो आता पता है नहीं उनका, इसलिए सवाल पूछ लिया आपसे। संजीव वर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? आपने कैसे कह दिया आता पता नहीं? पंजाब घूम रहे हैं, यहाँ पर 2 सीटें निकलना मुश्किल हो रही हैं, पंजाब में सरकार बना रहे हैं इसलिए पंजाब में है वो, पंजाब में है वो संगीता जी, यहाँ पर सीटें निकलना मुश्किल है, यहाँ पर सीटें इतनी निकलना मुश्किल है, पंजाब में सरकार बनती दिख रही है इसलिए पंजाब में है वो। आपसे ज्यादा मुझे पता है कहाँ है वो। आपको तो ये नहीं पता कि आपके कौन से कार्यकर्ता इस्तीफा देकर चले गए, ये भी मुझे बताना पड़ रहा है कि 107 कार्यकर्ता एक दिन पहले आपके इस्तीफा देकर चले गए। धन्यवाद आपका। देखिए संजीव वर्मा जी धन्यवाद मत दीजिए मैडम, बस थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय उत्तराखंड में और स्थिति क्या है, जनाधार क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताइए संजीव वर्मा जी, बीच में आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे सर। मैडम एक तो मेरा बार बार वीडियो गायब हो जा रहा है, कभी अभी चेक करवा लेते हैं सर, टेक्निकल इशू हो रहा है, अभी दिखवा लेते हैं। आप अपनी बात रखिए, आपकी ऑडियो क्लियर आ रही है। ठीक है मैडम, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कर रहे थे और आपने भी उनसे जब प्रश्न किया तो उनका सीधा एक तरह से लबोलब ये निकल के आ रहा था कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति विशेष महत्व रखता है, ना कि उनका संगठन महत्व रखता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमारा सर्वोपरि है और व्यक्ति हमारा अंतिम है। हमारे यहाँ संगठन की महत्ता है, व्यक्ति को हमारे यहाँ महत्व नहीं दिया जाता है और व्यक्ति जो भी हमारा कार्यकर्ता जिसको भी प्रपोज करता है, बाकी जितने कार्यकर्ता हैं हम सब लोग उसके साथ उसके पीछे लग जाते हैं संगठन को जिताने के लिए, संगठन के हित में काम करने के लिए। और जिस तरह से अभी 2 दिन पहले की घटना है, इनका क्या नाम है, रामनगर से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के रावत जी, उन्होंने एक बड़ा बयान और भी दिया था। उसने कहा मैं 5 साल से इस खेती को सींच रहा हूं और हरीश रावत आगे बुलडोजर लेके मेरी खेती को उजाड़ने के लिए। तो उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कांग्रेस के अंदर कितनी जबरदस्त उठापटक है, कितनी जबरदस्त उहापोह की स्थिति है, एक दूसरे को लोग निपटाने में लगे हुए हैं। ये लोग, मैं सोचता हूँ सीधा कांग्रेस के अंदर जो एक वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है। तो सत्ता में तो ये लोग दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी
60+ का जो हमारा ध्येय है, अपने विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दों पर हम जन जन के बीच जा रहे हैं। जनता के लिए हमने काम किया है, जनता हमारे कामों को सराह रही है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी उनको देखिए, दिल्ली में उन लोगों ने 2 बार छल लिया, लेकिन तीसरी बार दूर दूर तक कोई मौका नहीं है। और झूठी गारंटियां लगातार बांटना, ये एक तरह से आम आदमी पार्टी का एक जो मोटर्स पंडी बोलते हैं, एक कार्य प्रणाली इन लोगों की ये बन चुकी है। कभी 300 यूनिट बिजली की बात कर लेते हैं, कभी श्रद्धालुओं को यात्रा की बात कर देते हैं, कभी 4 धाम की बात कर लेते हैं, कभी धार्मिक पर्यटन की बात कर लेते हैं, और लेकिन किसी भी चीज में कोई दम नहीं। जो भी बोलना है कोई अपना एक बात बोल ली और बात बोल के दौड़ जाना। कोई पूछे कि आप ये काम करोगे कैसे, तो इन लोगों के पास किसी बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बस बोल देना है, मुंह से कुछ भी बोल देना है, क्योंकि जिम्मेदार पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है। हम लोग जो भी बोलेंगे हमको बहुत सोच समझ के बोलना है, हमको बहुत तोल के बोलना है, क्योंकि हमको कल रघुनाथ सिंह चौहान को मना लिया है आपने। हमारी जवाबदेही है। ठीक है, आप जवाबदेही देते रहिएगा। आपके विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान की नाराजगी खत्म कर ली है क्या आपने? मैडम, कोई किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है मुन्ना सिंह चौहान जी की। और मुन्ना सिंह चौहान नहीं सर, रघुनाथ सिंह चौहान के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मुन्ना सिंह चौहान कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान आपके विधानसभा उपाध्यक्ष, क्या वो मान गए हैं? निर्दलीय लड़ने के संकेत दे चुके हैं वो, आपने टिकट काट दिया है उनका? मैडम, उनसे बातचीत जारी है और उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं, धीरे धीरे नाराजगी दूर हो रही है। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बिल्कुल निश्चित दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं आएगा। और जितने भी लोग लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी है, मैडम, मैंने आपको कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बागी नेता चुनाव मैदान में नहीं होगा। सभी लोग धर्मपुर सीट का अपडेट है सर आपको, संजीव वर्मा जी, धर्मपुर सीट का अपडेट है। प्रचार शुरू हो चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है सर, और आप कह रहे हैं कि कोई भी निर्दलीय मैदान में नहीं जाएगा। कहाँ हैं आप? मैडम, वो सब लोग विड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे नेता, हमारे जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व है, उन सब लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं। अगर जहाँ थोड़ी बहुत कहीं मैं जवाब देता हूँ, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। और जिस तरह से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो एक बड़ा स्लोगन इन लोगों ने दिया था, और बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। कांग्रेस के द्वारा मात्र चार प्रत्याशी बनाए गए हैं महिलाओं को। ऐसा है, सुनिए, किस तरह से वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में मत जाइए सर, उत्तर प्रदेश में मत जाइए सर। आपका दावा खोखला नजर आ जाएगा, जिसमें आप ये कहते हैं एक परिवार से एक टिकट। आप मेरी बात सुनिए, पिता पुत्र के मोह माया में फंसी हुई है उत्तर प्रदेश की लिस्ट आपकी। राजनाथ सिंह के बेटे को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में मत जाइए, बहुत बुरा फंस जाएंगे आप अपनी बातों में, इसलिए उत्तराखंड ही रह लीजिए तो थोड़ा बचे रहेंगे। एक बात बताइए, अब मैं इनका वर्मा जी का जवाब देता हूँ। गांधी उत्तर प्रदेश पल्लवी जी ये राष्ट्रीय नेता है। एक परिवार एक टिकट, ये होना चाहिए ना फॉर्मूला। अब इसमें भी आप कंडीशन सप्लाई, एक तो आप लोग या तो कंडीशन सप्लाई लिख दिया कीजिए सर। आप लोगों को पता ही नहीं चलता, नियम बनाते हैं उसमें भी शर्तें घुसेड़ देते हैं। एक चीज पे रहिए ना, नियम बनाए तो नियम, फिर चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, क्षेत्रीय नेता हो, या कहीं का भी नेता हो, मोहल्ले का ही नेता क्यों ना हो, उसमें भी कंडीशन सप्लाई आपका साथ में चलता है। जैदी साहब देखिए, वर्मा जी ने एक बात स्वीकार की है। वर्मा जी ने काफी सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर। वर्मा जी ने इतना स्वीकार किया कि रामनगर में कांग्रेस ने खेती बहुत अच्छी की है, क्योंकि दीवान सिंह बिष्ट ने वहां 5 साल तक कुछ काम नहीं किया। तो रामनगर में आपको कांग्रेस की खेती अच्छी तो दिखाई दे रही है, कम से कम भाजपा को।
और आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप विजन एंड मिशन की राजनीति करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ संजीव वर्मा जी, मैंने आपके तैयारी कर रहे थे, ये उनका बयान है, उनका बयान है तो कि आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि कांग्रेस की खेती अच्छी है। रंजीत रावत जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने काम अच्छा किया है, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं ना। रंजीत रावत जी ने 5 साल में काम अच्छा किया है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है, खेती अच्छी हुई है हमारी, आप स्वीकार कर रहे हैं। अब आप मुझे जवाब देने दीजिए सारी बातों का। इसीलिए पल्लवी जी इनके बीच में नहीं बोला था, संजीव जी, संजीव जी वो आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ सवाल है उनके मन में, उनका सवाल तो सुन लीजिए। अभी तो आप सत्ताधारी पार्टी हैं सर, तो सवाल तो सुनने पड़ेंगे। अभी आप सत्ताधारी पार्टी है, आप बोले थे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। चलिए आप बता दीजिए सर, बताइए जैदी साहब। देखिए, जो लगातार विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री लोगों ने बदले हैं, डबल इंजन का इन लोगों ने वादा किया था। और आज आप पूरे प्रदेश के अंदर पल्लवी जी अगर होर्डिंग्स और बैनर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो सब में लिखा है कि जुड़े रहिए मोदी जी के साथ, वरना मोदी जी उत्तराखंड से तार काट लेंगे। इनका स्लोगन क्या है? इनकी पार्टी का स्लोगन है मोदी धामी सरकार। 4 महीनों में पुष्कर सिंह धामी जी ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं पोस्टर बैनर पर, और हर पोस्टर बैनर में मोदी जी की तस्वीर पुष्कर सिंह धामी जी से बड़ी लगी हुई थी। और आज भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी तार काट लेंगे आप भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं करोगे तो। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनदेखी कर देगी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में आती है तो। ये इन लोगों का दावा है, और ये दावा इनका लिखित दावा है सभी पोस्टर बैनर में कि मोदी जी तार काट लेंगे। तो इनकी सारी रणनीति, इनकी सारी राजनीति मोदी जी के नाम पर होती है। ये 5 साल तक 3-3 मुख्यमंत्री मलाई खाते हैं यहाँ पर बैठकर और वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पर। आप अपना विजन मिशन बताइए ना। इनके पास एक विजन मिशन बताने के लिए नहीं है। 5 साल में एक मुख्यमंत्री घोषणा करता था, दूसरा मुख्यमंत्री आकर उनकी घोषणा को, उनके फैसले तो उन्हें पलट देता था। इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया, देवस्थानम बोर्ड पे 4 साल तक राजनीति की इन लोगों ने, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर देवस्थानम बोर्ड को निरस्त कर दिया। इन लोगों ने गैरसैंण को कमिश्नर ही बनाया। अगर एक ने फैसला गलत किया तो दूसरे ने उस फैसले को सुधार दिया है तो अच्छी बात है। या फिर आपको दुख है इस बात का? कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या वोट मोदी जी के नाम पर ही मांगोगे? अपने कार्य के कुछ एक योजना तो बताइए। आप भारतमाला परियोजना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, NHAI की योजना है भारतमाला परियोजना, उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम होना है, उसके ऊपर ये वोट मांग रहे हैं। अरे राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार का कोई एक काम तो होगा जिसके लिए एक पोस्टर बैनर पूरे प्रदेश में दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, कि इनका एक भी काम ये अपना कोई गिना पाए हो तो। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर बैनर में मोदी जी की गुफा वाला फोटो लगा रखा है और कह रहे कि मोदी जी आपसे तार काट लेंगे। अरे वोट मांगने के लिए आपको मोदी जी याद आते हैं, मलाई खाने के लिए आप 57 में से 3 अपने मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आप इस बात को तय कीजिए कि कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक मुद्दा भी नहीं है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी अपना घर देख ले। ये एक प्राइवेट लिमिटेड है अरविंद केजरीवाल जी की, और यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड बन गई है अजय कोठियाल जी की। अजय कोठियाल जी की प्राइवेट लिमिटेड, इनके टिकट के बंटवारे में यूथ फाउंडेशन के लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान करते हैं। 1000 रुपए देने की बात करते हैं, और उसमें अजय कोठियाल जी कहते हैं कि आप चूड़ी बिंदी खरीद लेना। उत्तराखंड की महिलाओं का उत्तराखंड के निर्माण में नहीं, देश के निर्माण में, पर्यावरण को बचाने में सबसे आगे रही हैं। उत्तराखंड की महिलाएं स्वावलंबी हैं, स्वाभिमानी हैं। हर घर से यहाँ पर फौजी निकलता है। उत्तराखंड की महिलाएं आपकी इस फ्री वाली घोषणा के उसमें खोखले दावों में नहीं आने वाली। सर ये सोच तो सब जगह के लिए होनी चाहिए ना। पंजाब में आपके नेता नवजोत सिंह सिद्धू जब महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने की बात कह रहे थे तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे, वो भी आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हो रहे थे उनके। तो सोच सब जगह एक जैसी रखी है। उत्तराखंड के लिए हमारी सोच अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए हमारी अलग है, पंजाब के लिए हमारी अलग है। तब आपको महिलाएं याद आ जाती हैं। आपके कर्नाटक के नेता तो क्या बोल जाते हैं आपको पता ही नहीं होता है। आप पंजाब के मुद्दे पर मेरे साथ अभी आधे घंटे के बाद एक्सक्लूसिव बैठ लेना, मैं आपके साथ मैं कोई मुद्दा, मैं इसमें कोई अलग मुद्दा नहीं ला रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि सोच फिर सब जगह एक जैसी रखिए। महिलाओं के लिए सोच फिर कांग्रेस पार्टी को हर जगह और पूरे देश में एक रखनी पड़ेगी। सिर्फ इसे सेलेक्टिव राजनीति का हिस्सा ना बनाए।
रिक्वेस्ट है, महिलाओं का मुद्दा सेलेक्टिव राजनीति के लिए इस्तेमाल ना हो, मेरी विनती है। एक महिला होने के नाते विनती कर रही हूँ सर, एक एंकर होने के नाते नहीं कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते विनती कर रही हूँ कि महिलाओं को सेलेक्टिव राजनीति का हिस्सा ना बनाए, कोई भी पार्टी ना बनाए प्लीज। मैं भी महिलाओं का सम्मान करते हुए आपका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। ठीक है, संगीता शर्मा जी, जो आप प्राइवेट लिमिटेड कोठियाल साफ नजर आ रहा है कि यहाँ हरीश रावत जी का किस तरह से प्राइवेट लिमिटेड। आप मुझे बताइए ना, योगेंद्र यादव जी कहाँ चले गए, आपके भूषण जी कहाँ चले गए, कुमार विश्वास जी कहाँ चले गए? क्या कहते हैं उत्तराखंड बाहर में जाए, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पे खेल रखा है और आज आप बैठ करके मामला कोर्ट में चल रहा है, स्टिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है, स्टिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है। आप स्टिंग के मामले पर बात नहीं कर सकते हैं, आप स्टिंग के मामले पर बात नहीं कर सकते। उत्तराखंड में हमारे विकास दिखाई देता है, ये हमारी लाइनें हैं जिन्हें क्रॉस के जिन्हें ये हमारी लाइनें हैं उत्तराखंड के अंदर। ये विकास 21-22 साल में, ये 22 साल में, ये 22 साल में कांग्रेस का विकास दिखाई देता है, ये 22 साल में कांग्रेस का विकास देता है। सीमा जी, आप भी उत्तराखंड की बेटी हो, आप भी उत्तराखंड की बेटी हो, 22 साल में कांग्रेस का विकास दिखाई देता है। ये कांग्रेस की लंबे माइलस्टोन बने हुए हैं। ये ऐसे नेताओं को आप अपनी पार्टी में शह दे रहे हैं और फिर उनकी बहू बेटियों को भी टिकट दे रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या को स्वीकार किया उन्होंने, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता है, अभी इसके लिए चिंता ना करें। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता है, जनता समझदार है। फिलहाल समय की कमी है, तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में परिवारवाद की राजनीति हावी नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों में परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है वो वाकई में सवाल खड़े करता है कि क्या हमारी जो देश की राजनीति हो गई है वो अब बस परिवारवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है, और क्या इसीलिए सियासत इस समय इस तरीके से फल फूल रही है कि अब राजनीतिक पार्टियों के पास अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जमीन से जुड़े, धरातल से जुड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।